गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। तो पिछली कक्षा में हमने समिति के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे संस्था। संस्था को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से समिति को शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि जैसे समिति क्या है। समिति को हमने पढ़ा कि समिति व्यक्तियों का एक समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलजुल कर कार्य करना है। मतलब एक निश्चित उद्देश्य होता है समिति में, जिसमें व्यक्तियों के समूह द्वारा उसको उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। तो समिति इसलिए निर्माण किया जाता है। ठीक है, मैं पिछली कक्षा में दो उसकी विशेषताओं को बताना भूल गया था, उसको मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। तो देखिए, एक विशेषता मैंने 5वां नंबर का विशेषता जो है नियमों पर आधारित होती है समिति। देखो, हर समिति का अपना एक नियम होगा। नियम मतलब कि जैसे कि आप ये मान लीजिए कि समिति में आपको सदस्य बनने के लिए हो सकता है कुछ शुल्क देना पड़े, है ना। फिर समिति में ये होता है कि समिति में जो मान लो जाए कोई ऐसा समिति बनाया गया है जिसमें पैसा इकट्ठा किया जाता है, उस पैसे का किसी जगह उपयोग किया जाता है। तो कोई गांव में जैसे समिति बना लिए, और कोई जो है जैसे किसी के पास जो है वो एक कोषाध्यक्ष टाइप का होगा जिसके पास वो पैसा इकट्ठा होगा, तो उसके पास रखने के लिए कहा गया नियम में वो है, उसको अपने पर्सनल उपयोग के लिए उस पैसे को उपयोग करने के लिए नहीं कहा गया है। नियम यह है कि इस पैसे को वो रखेगा, जरूरत पड़ने पर समिति को देगा। लेकिन पता चले वो अपने पर्सनल उपयोग के लिए उस पैसे का उपयोग कर रहा है, तो क्या होगा, वो समिति के नियम को तोड़ रहा है। ऐसी स्थिति में समिति उसको दंड दे सकती है या समिति उसकी सदस्यता को समाप्त कर सकती है। तो हर समिति में क्या होता है, समिति के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों पर ही आधारित होता है समिति कि भाई अध्यक्ष को ये काम होगा, उपाध्यक्ष का ये काम होगा, सदस्यों का ये काम होगा। जैसे जैसे डिवाइड होगा तो एक नियम बने रहते हैं, उसी आधार पर समिति चलती है। नियमों को अवहेलना करने पर सदस्यों को दंड भी दिया जा सकता है या समिति से निष्कासित भी किया जा सकता है। ठीक है, तो नियमों पर आधारित होती है समिति, एक हो गया। एक 6ठा नंबर का और विशेषता छूट गया था, ऐच्छिक सदस्यता होती है समिति की। समिति की जो सदस्यता होती है वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। भाई अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग रुचि होती है। कोई स्पोर्ट्स के लिए जैसे कोई समिति बनी है, तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप उस समिति के सदस्य बनो या ना बनो। आपको अगर उसमें रुचि है तो आप उसकी सदस्यता ले सकते हो, और अगर आपकी रुचि नहीं है तो आपको कोई फोर्सफुली उसमें जाने के लिए नहीं कहेगा। जबरदस्ती कोई आपके साथ नहीं कर सकता है, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है ना। तो ये होती है ऐच्छिक सदस्यता होती है। जैसे कि समुदाय को मैंने बताया था, तो समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है। जैसे आप भाटापारा में निवास करते हैं, भाटापारा के निवासी हैं, तो आपको भाटापारा के निवासी की सदस्यता अनिवार्य रूप से मिलेगी। आप नहीं कह सकते कि मैं भाटापारा में पैदा नहीं हुआ या भाटापारा का सदस्य नहीं हूँ। लेकिन समिति में क्या होता है, समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। जैसे मैं बताया ना, दुर्गा उत्सव समिति है, तो दुर्गा उत्सव समिति के लिए जैसे 5-6 लोग की समिति बनेगी, तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप उस समिति से जुड़े या ना जुड़े। आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। तो समिति की सदस्यता क्या होती है, ऐच्छिक होती है। तो देखिए, अब पढ़ते हैं हम लोग संस्था। तो जैसे हमने समिति को जाना कि समिति जो है व्यक्तियों का समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है, और जिसमें लोग जो है मिलजुल कर उस उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो समिति व्यक्तियों का एक समूह है जो निश्चित उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। तो संस्था क्या है, उन्हीं निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियम और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। जो रूल्स होते हैं, है ना, उसी की जो व्यवस्था है उसी को हम क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि ये जो है व्यक्तियों के एक समूह है, लेकिन ये क्या है, नियम और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था को ही हम संस्था कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में हम देखते हैं, हैमिल्टन ने एक परिभाषा दिया है। हैमिल्टन ने यह कहा है कि संस्था जो है रीति रिवाजों का गुच्छा है। जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारे नियम कानून है, उनका गुच्छा है, बंच है। ये कौन कहता है, हैमिल्टन। ठीक है, अब एक उदाहरण देखते हैं, जैसे महाविद्यालय। तो महाविद्यालय जो हमारा है वो समिति भी है और संस्था भी है, दोनों है। ठीक है, तो समिति कैसे है, व्यक्तियों के समूह के मामले में ये समिति है। जैसे कि क्या होता है, महाविद्यालय में बहुत सारे प्रोफेसर होते हैं, प्राचार्य होता है ना, फिर बहुत सारे महाविद्यालय में कर्मचारी होते हैं। तो इन सब जो सदस्य होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, समिति कहते हैं। लेकिन महाविद्यालय का अपना एक रूल होता है, नियम होता है, नियमावली होती है। क्या होता है कि भाई इस सत्र में इस तिथि को आपको प्रवेश लेना है, प्रवेश के बाद जो है आपको फिर एग्जाम फॉर्म भरना है, एग्जाम फॉर्म के बाद आपकी पढ़ाई होगी, है ना, आई कार्ड लेके आप कॉलेज जाओगे। उसके बाद जो है इस निश्चित तिथि में इसी सिलेबस के अनुसार जो है आपकी परीक्षा ली जाएगी।
फिर परीक्षा का मूल्यांकन होगा, जांच होगा, उसके बाद आपको अंक मिलेगा, उस हिसाब से फिर आपको पास या फेल या मेरिट डिसाइड होगा। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, रूल्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि महाविद्यालय में जो प्रोफेसर होते हैं उनके लिए भी नियम बने हुए हैं, जो स्टूडेंट है उनके लिए भी नियम बने हुए हैं, स्टूडेंट को किस किस नियमों का पालन करना है ये बने हुए हैं, है ना। तो इन्हीं नियमों को जो है क्या कहा जाता है, नियमों और कार्यप्रणाली की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, संस्था कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जो व्यक्तियों का समूह है, जो प्रोफेसर और अन्य कर्मचारियों का जो समूह है, उसको क्या कहते हैं, समिति कहते हैं। तो समिति क्या है, बदल सकती है। भाई आज ये दूसरे प्रोफेसर हैं, कोई दूसरा प्राचार्य है, कल को कोई दूसरा आया तो वो बदल सकती है, चेंज हो सकता है। लेकिन महाविद्यालय में जो नियम और कार्यप्रणाली हो तो वैसी को वैसी रहेगा ना, वो तो नहीं बदलेगा। तो संस्था क्या होता है, स्थायी होता है और समिति अस्थायी होती है। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे। और तो देखिए अब संस्था जो है वो बनता कैसे है, कैसे बनता है, इसको हम चर्चा करते हैं। तो देखिए संस्था का जो विकास है उसको समझाया था समनर ने। समनर एक विद्वान है, अमेरिकी विद्वान है, उन्होंने समझाया क्या बोलते हैं, संस्था के विकास को। उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है फोकवेज। फोकवेज उनकी पुस्तक का नाम है, जिसमें उन्होंने कहा कि संस्था जो है संस्कृति की वाहक होती है। जो हमारी संस्कृति है उसको वाहक के रूप में कार्य करती है। कौन, संस्था, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने का कार्य करती है संस्था। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है कि संस्था के विकास को किसने समझाया, या फोकवेज पुस्तक किसकी है, या संस्था को संस्कृति की वाहक किसने कहा, तो आपको बताना है समनर। तो ये सब ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। मैं पिछले क्लास में और बता चुका हूं कि हमारा जो VSC का बुक था 100% उसी से प्रश्न पूछे गए हैं, अभी रिसेंट जो एग्जाम हुआ। तो जो हमारा ये बुक है इसी से ही पूछा जाएगा, क्या बोलते हैं, मेन एग्जाम में भी। तो मैं हमेशा प्रीफर करता हूं कि आप बुक पढ़े। गाइड हमने बनाया जरूर है, गाइड में हमने अपना निर्देशन दिया, लेकिन गाइड में हम सब चीज नहीं डाल पाते हैं। तो इसलिए बुक में कोई भी चीज छूटा नहीं है, बुक से बाहर कुछ भी नहीं है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है वो हमने बुक में डाला है, गाइड को तो सिर्फ हमने प्रश्न उत्तरी के हिसाब से बना दिया है। तो हमेशा कोशिश कीजिए, प्रीफर कीजिए, अगर अच्छे नंबर लाना है तो बुक से पढ़िए। गाइड जो है सिर्फ आपको पास तो करा सकता है, लेकिन बहुत अच्छे नंबर की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि गाइड को भी हमने बुक से ही लिया हुआ है उत्तरों को, लेकिन फिर भी जो है कुछ कुछ चीजें जो है छूट जाती हैं गाइड में, जो सिर्फ बुक में मिलती है। तो आगे हम देखते हैं संस्था का विकास कैसे होता है। तो देखिए संस्था का विकास होता है एक आदत से, एक विचार से, या मतलब एक आइडिया से। मतलब किसी व्यक्ति के मन में एक आइडिया आता है, उससे संस्था का विकास होना शुरू होता है। जैसे कि क्या है, महाविद्यालय, जितनी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, कॉलेज है, स्कूल है, ये कहां से निकला था, हमारे गुरुकुल की परंपरा से। जो गुरुकुल में गुरु जो आश्रम में रहते थे, फिर उस आश्रम में जो है विद्यार्थी आते थे बाहर से पढ़ने के लिए। फिर उसमें क्या होता था, विद्यार्थी ज्ञान अर्जन करते थे, और उसमें जो है जो विद्यार्थी है गुरु की सेवा करता था। सुबह से लेकर शाम तक खाना बनाने से लेकर कुटिया की सफाई से लेकर सब तरह के काम उनको वहां सिखाया जाता था। ठीक है, चाहे राजा का बेटा हो, चाहे किसी मध्यम परिवार का बेटा हो, सबको उस नियम का पालन करना होता था। तो वहां से ये शुरुआत हुई थी। तो क्या होता था, किसी न किसी व्यक्ति के मन में एक आइडिया आया होगा, एक विचार आया होगा कि भाई जो हमारी जनरेशन होती है, मतलब बच्चे होते हैं, वो अनुभवहीन होते हैं, उनमें अनुभव की कमी होती है। तो क्यों ना जो अनुभवी लोग हैं, जैसे कि संन्यास आश्रम में जो चले गए हैं, या वानप्रस्थ आश्रम में जो लोग चले गए हैं, है ना, तो उनको जीवन का पूरा अनुभव होता है ना, वेदों के ज्ञाता होते हैं। तो वो लोग अगर उनको मार्गदर्शन देंगे, वो लोग अगर उनको सिखाएंगे, तो वो बहुत जल्दी सीखेंगे और चीजों को जो है सही मार्ग में अपने जीवन को लेके चल सकेंगे। ठीक है, तो ये किसी के मन में एक आइडिया आया होगा, एक विचार आया होगा। उसके बाद क्या होता है, वो विचार क्या है, व्यक्ति की आदत बनी होगी। मतलब वो व्यक्ति ने प्रैक्टिस करके देखा होगा उसको कि भाई चलो अनुभवी लोगों से पढ़ा के देखते हैं बच्चों को क्या रिजल्ट मिलता है। तो वो बार बार वैसी प्रैक्टिस करते गया होगा, है ना, कि भाई उसको लगा होगा कि ये तो उपयोगी चीज है, ये तो अच्छी चीज है, मतलब बच्चे अच्छा सीखते हैं इससे। अनुभवी लोग अपना ज्ञान को उसको देते हैं, बांटते हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं बच्चे। तो ये उन्होंने महसूस किया होगा, तो उसको बार बार व्यक्ति की आदत हो गई होगी, मतलब एक इंडिविजुअल की हैबिट बन गई होगी। उसके बाद जनरीति मतलब कि कस्टम आप बोल सकते हैं। तो कस्टम जो है क्या होता है, जनरीति, जब बहुत सारे जो लोग हैं, मतलब समूह में जो लोग हैं, वो उस चीज को प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, है ना। पहले एक व्यक्ति के विचार में आया, फिर उस व्यक्ति ने इंडिविजुअल उसको हैबिट में लाया, प्रैक्टिस किया बार बार उस चीज को, फिर
पूरा समूह उसको अच्छा मानने लगता है कि नहीं यार, मतलब स्कूल टाइप की चीजें और जो पुराने जो बुजुर्ग हैं उनके अनुभवों का जब लाभ हमारे क्या बोलते हैं नए जनरेशन को मिलता है तो वो फायदेमंद रहता है। तो ये जो है पूरा समूह उसको अच्छा मानने लगता है। तब क्या कहलाती है, वो जनरीति कहलाती है। पहले व्यक्तिगत विचार हुआ, फिर व्यक्तिगत आदत बन गई, फिर वो कस्टम में बदल गई, मतलब जनरीति में बदल गई। ठीक है, उसके बाद जो है प्रथा में आ जाता है। प्रथा जो है वो बन जाता है, मतलब ट्रेडिशन बन जाता है, प्रथा बन जाती है। प्रथा में क्या होता है, जब बार बार उसको पूरा जन समूह जो है प्रैक्टिस में लाता है तो उसको अनुभव प्राप्त हो जाता है। बहुत लंबे समय से जब उस चीज को प्रैक्टिस किया जाता है तो अनुभव मिल जाता है। अनुभव मतलब कि क्या चीज उसमें छोड़ना है, क्या चीज उसमें लागू करना है, क्या नहीं लागू करना है, ये सब चीजें जो है क्या है, अनुभव शामिल हो जाता है और वो समाज के लिए उपयोगी समझा जाने लगता है। तब वो क्या किसमें परिवर्तित हो जाती है, प्रथा में। ठीक है, ठीक है, ट्रेडिशन में बदल जाता है। उसके बाद मोर एंड इथिक्स हो जाता है, रूढ़ी और लोकाचार हो जाता है। रूढ़ी और लोकाचार क्या होता है कि जब इसमें समाज कल्याण की भावना जुड़ जाती है, मतलब कि ये माना जाता है कि पूरा समाज का इससे कल्याण होता है, ये अगर भावना जब जुड़ जाती है उसमें तो वो किसमें आ जाता है, मोर से नीतिक या रूढ़ी और परंपराओं में परिवर्तित हो जाती है। और फिर अंत में संस्था कैसे बनती है, जब उसमें मतलब कि रूढ़ी और लोकाचार को बचाए रखने के लिए नियम उपनियम जुड़ जाते हैं। बहुत सारे नियम बना दिया जाता है कि भाई भविष्य में भी ये चीज बनी रहे और स्थायी हो जाए, इसलिए उसमें क्या है, बहुत सारे नियम और उपनियम जोड़ दिए जाते हैं। तब वो किसमें परिवर्तित होती है, संस्था में बदलती है। ठीक है, तो ये हो गया संस्था का विकास। आपने देखा कि एक विचार से स्टार्ट होकर के कैसे कोई चीज संस्था में बदलती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं संस्था की विशेषताएं। तो संस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इसमें से जो 10 विशेषताएं हैं उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो संस्था जो होती है वो नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। जैसा मैंने बता चुका था, अर्थ में बता चुका हूं अर्थ में, कि संस्था जो है नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। कि समिति जैसे किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों का समूह है, तो उन्हीं निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो नियम और कार्य प्रणाली की जो व्यवस्था है उसी को हम क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं। ठीक है, तो नियम और कार्य प्रणाली की व्यवस्था है, इसमें जो है बहुत सारे जो विचार हैं, प्रथाएं हैं, जन रीतियां हैं, लिखित अलिखित रूप में आदि रूप में हमको देखने को मिलता है संस्था में। ठीक है, तो ये इसकी पहली विशेषता हो गई। उसके बाद दूसरी विशेषता है कि संस्था की प्रकृति जो है अमूर्त होती है। अमूर्त मतलब कि हम उसको खुली आंखों से नहीं देख सकते। भाई व्यक्तियों के समूह को हम देख सकते हैं कि इतने 4 व्यक्ति हैं, ऐसे हैं, लेकिन नियम और कार्य प्रणाली जो है उसको हम नहीं देखते, वो देख पाते, वो व्यवस्था है, उसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, हम उसके सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या होता है, अमूर्त होती है। जैसे कि समुदाय मूर्त होता है और समिति मूर्त होता है, लेकिन समाज जो है वो अमूर्त होता है और संस्था भी अमूर्त होती है, मतलब हम उसको खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं सामूहिक स्वीकृति होती है संस्था में। बिल्कुल मैं बताया कि जैसे पूरा समूह जो है जब उसको स्वीकृति दे देता है कि समाज के लिए अच्छा है, समाज के लिए उपयोगी है, तब वो जाके संस्था बनती है ना। तो पूरे समूह की क्या होती है, उसमें स्वीकृति होती है। ठीक है, जैसे कि हमारा भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान को जो है सभी लोग उसको समर्थन देते हैं, है ना, सभी लोग मानते हैं कि हमको संविधान के अनुसार चलना है ना, तभी जो है वो संस्था बन पाती है। तो भारतीय संविधान भी एक संस्था है, क्योंकि वो भी नियम और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। ठीक है, उसके बाद एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य हो सकते हैं संस्था के। संस्था के केवल एक ही उद्देश्य नहीं, और भी उद्देश्य हो सकते हैं, कई उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे अपना महाविद्यालय है, तो महाविद्यालय में स्टूडेंट को ज्ञान देना तो है ही, उनका नैतिक विकास करना भी हो सकता है ना, समाज को एक सुचारू रूप से चलाना भी हो सकता है, समाज में परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण करना भी हो सकता है। तो बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं एक संस्था के। ठीक है, तो ये हो गया इसके चौथी विशेषता। उसके बाद संस्था में क्या पाया जाता है, स्थायित्व तो पाया जाता है। संस्था जो है समिति की अपेक्षा स्थायी होती है, क्योंकि इसमें बदलाव नहीं होता। देखिए आप आदिकाल से देख लीजिए, जो विद्यालय और महाविद्यालय की जो परंपरा है कि भाई उसमें गुरु जो है पठन पाठन का कार्य कराएगा, अध्यापन का कार्य कराएगा, और जो शिष्य हैं वो शिक्षा ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो ये परंपराएं उस समय से चली आ रही हैं और अभी तक चल ही रहा है। विवाह है, तो विवाह भी एक संस्था है। विवाह में कैसे कैसे नियम कानून होते हैं, है ना, नियम बने होते हैं कि भाई एक स्त्री एक पुरुष से विवाह करेगा, है ना, 7 फेरे होंगे,
रस्मों रिवाजों का पालन होगा। तो इस टाइप की जो व्यवस्था बनी हुई है एक नियम और कार्य प्रणाली की, तो वो आदिकाल से चले आकर के आज तक स्थापित है ना। तो समितियां तो कई बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, है ना। कुछ समय के लिए लोग आए, उस संस्था के लिए समिति बनाए और उसके बाद चले गए, तो समिति भंग हो जाती है। लेकिन संस्था जो है, नियम और कार्य प्रणाली क्या होता है, स्थायी रूप से वैसी का वैसी रहता है। ठीक है, तो स्थायी तो पाया जाता है किसमें, संस्था में। अब देखो, संस्था का, प्रत्येक संस्था का एक प्रतीक चिन्ह होगा, है ना। हर संस्था का एक प्रतीक चिन्ह पाया जाता है। जैसे महाविद्यालय है, तो महाविद्यालय के एक प्रतीक चिन्ह होता है, सिंबल होता है कि नहीं होता। जैसे हमारा महाविद्यालय है तो उसका एक सिंबल है। भाई कोई धर्म नाम की संस्था है, धर्म है, तो हर धर्म का, जैसे कि ओम जो है हमारे हिंदू धर्म का प्रतीक है ना, ओम को हम हिंदू धर्म का प्रतीक मानते हैं। जो क्रॉस होता है, क्रॉस उसको जो है क्रिश्चियन धर्म का प्रतीक माना जाता है। तो प्रत्येक जो संस्था होती है उसका क्या होता है, एक अपना प्रतीक होता है। ठीक है, उसके बाद एक विचार से उत्पन्न होता है। एक विचार भी क्या होता है, संस्था की एक विशेषता है। मैं बता चुका हूं कि एक विचार जो है किसी आइडिया से जो है क्या होता है, संस्था का जो है विकास की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये भी एक विशेषता होगी। उसके बाद विरासत होती है। संस्था जो होती है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हस्तांतरित होती है, हमारी विरासत होती है। जैसे कि महाविद्यालय का कोई कॉन्सेप्ट रहा होगा तो पुराने समय से चलते हुए अभी तक आ रहा है और आगे भी ये जो क्या है हमारे आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित होगी। तो संस्था एक विरासत होती है, ठीक है, जिसको समूह की स्वीकृति प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद संस्था जो है सांस्कृतिक व्यवस्था की एक इकाई के रूप में कार्य करता है। कि संस्था में क्या होता है, बहुत सारी रीतियां, प्रथाएं, जनरीतियां आदि सम्मिलित होती हैं। ये सभी संस्कृति के अंग है। इनसे मिलकर बनने के कारण संस्था स्वयं संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो सांस्कृतिक व्यवस्था का एक इकाई के रूप में कार्य करती है कौन, संस्था। उसके बाद संस्था का एक विशेष संरचना पाया जाएगा कि भाई हो सकता है इंडिया में कोई संस्था है तो वो उसकी एक संरचना है। जैसे विवाह है तो विवाह का एक अलग संरचना है इंडिया में, है ना। भारत में एक अलग संरचना है कि हमारे यहाँ जो हिंदू विवाह है वो इस टाइप का होता है। कोई दूसरा समाज जैसे है अमेरिकन समाज है तो वहां विवाह की संरचना अलग पाई जाएगी, वहां धर्म की संरचना अलग पाई जाएगी, वहां स्कूल कॉलेजों की संरचना अलग पाई जाएगी, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो प्रत्येक जो संस्था है उसकी एक विशेष संरचना पाई जाती है, वो समाज के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहां से जो है इसका विशेषता हो गया। अब जो है हम आगे देखेंगे संस्था का महत्व। तो देखिए संस्था जो होती है वो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संस्था के माध्यम से व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति होती है। जैसे कि हमारी आवश्यकता ये थी कि हमें जो है अपने नई जनरेशन को ज्ञान बांटना है, तो हमने महाविद्यालय जैसी संस्था बनाई। हमें यौन नियमन करना था, यौन नियमों को जो है व्यवस्थित करना था, तो उसके लिए हमने विवाह जैसी संस्था बनाई। फिर उससे परिवार जन्म हुआ। हमको देश और समाज को सुचारू रूप से चलाना था, तो इसलिए हमने संविधान जैसी संस्था बनाई। तो अलग अलग मानवीय जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति होती है किससे, संस्था से। ठीक है, उसका व्यक्ति के कार्य को सरल बना देता है, बिल्कुल बनाता है। भाई हमको मालूम होता है कि महाविद्यालय या स्कूल जैसी चीजों में हमको जाके ज्ञान अर्जन करना है, फिर जो है एग्जाम लेके पास करना है, फिर विभिन्न पदों में पहुंचना है, उस हिसाब से हमारा जो है पोजीशन डिसाइड होता है। तो अगर ये चीज नहीं होगा तो क्या होगा, लोग ज्ञान के लिए इधर उधर भटकेंगे, उसको घुस देंगे, उसके पास रिक्वेस्ट करेंगे, तो समाज में क्या है, अव्यवस्था फैल जाएगी, है ना। तो व्यक्ति के कार्य को अगर संस्था जैसी चीज होगी तो व्यक्ति का कार्य सरल हो जाता है, क्योंकि हमको मालूम है कि इन नियमों से हमको चलना है ना, विवाह जो है इस टाइप से हमको करना है ना। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति का कार्य सरल हो जाता है। उसके बाद व्यवहारों में अनुरूपता आती है ना। हमको ये सबको मालूम है कि भाई महाविद्यालय में जाना है, वहां पे प्रोफेसर पढ़ाएंगे, है ना, स्टूडेंट पढ़ेगा, तो इससे क्या होता है, सबको मालूम होता है कि नियम ये है, तो उससे क्या है, एकरूपता आती है सबके व्यवहार में, सब एक जैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, अव्यवस्था नहीं फैलती उससे। संस्कृति की वाहक होती हैं क्या, संस्थाएं। विभिन्न हमारी जो संस्थाएं हैं उन्हीं के माध्यम से ही हमारी जो पुरानी चीजें चली आ रही हैं, संस्कृति हमारी चली आ रही है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। संस्था जैसी चीज नहीं होगी तो एक पीढ़ी के बाद दूसरा खत्म हो जाएगा, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा वो। तो हमारी जो संस्कृति है उसकी वाहक होती है कौन, संस्था। ठीक है, व्यवहारों पर नियंत्रण रखती है, बिल्कुल, है ना। जैसे हमको मालूम है कि भाई महाविद्यालय में एक नियम कानून है, तो हमारा जो व्यवहार है वहां पे नियंत्रित होता है
है ना, हम उल्टे पुल्टे कुछ भी बिहेव नहीं करते हैं। वैसी विवाह जैसी संस्था है, तो हमको मालूम है कि एक स्त्री का एक पुरुष से विवाह होना है हिंदू धर्म के अनुसार, है ना, तो हम जो है किसी और टाइप से क्या बोलते हैं व्यवहार करने से बचते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, व्यवहारों को नियंत्रित रखती है। हमारी धर्म भी वैसा है, धर्म भी हमें बहुत सारे हमारे जो व्यवहार हैं उसको नियंत्रित रखता है ना, ताकि हम अच्छे मार्ग में चल सकें और समाज को सुव्यवस्थित रख सकें, उल्टे पुल्टे कार्य ना करें, है ना। परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण करती है, जो हमारा स्टेटस और रोल है ना, उसका निर्धारण करती है कि भाई हमको मालूम है कि अच्छा पढ़ा लिखा होगा व्यक्ति जो है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा तो उच्च पद में जाएगा, उससे थोड़ा कम पढ़ा लिखा होगा वो थोड़ा मध्यम में आएगा, फिर और कम पढ़ा लिखा होगा वो निम्न पद में आएगा। तो इससे क्या होता है, समाज में व्यक्ति का जो है पद जो है निर्धारित होता है। ठीक है, संस्थाओं के माध्यम से। ठीक है, तो ये हो गया। सामाजिक परिवर्तन में भी सहायक है, और इन्हीं सब चीजों को लेकर के जो है समाज एक सही दिशा में परिवर्तन भी होता है, मतलब समाज आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, संस्था का महत्व हो गया। एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना ही है ना, और बड़ा प्रश्न आया तो थोड़ा सा इसको डील करना पड़ेगा, थोड़ा सा और जो है विस्तार में लिखना पड़ेगा आपको। और अगर छोटा प्रश्न है सिर्फ महत्व बोला तो 6-7 महत्व लिखे, खत्म। ठीक है, बोला संस्था का महत्व लिखिए, अगर लघु उत्तरीय है तो ये 7 का ऐसे लाइन से लिख दिए, खत्म, कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद एक देखते हैं पूर्ण संस्था की अवधारणा। जो पूर्ण संस्था है, टोटल इंस्टीट्यूशन, इसकी एक अवधारणा है, तो इसको दिया था गॉफमैन ने। ये होता है गॉफमैन। गॉफमैन एक विद्वान है, ठीक है, उन्होंने इस अवधारणा को दिया था। इसमें क्या होता है, व्यक्ति का पुनर्सामाजीकरण होता है। पुनर्सामाजीकरण, अब मैं आपको सामाजीकरण भी समझना पड़ेगा, अगर इसको समझना तो सामाजीकरण भी समझना पड़ेगा। हालांकि सामाजीकरण एक पूरा अवधारणा है, तो उसको हम आगे जो है और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ सामाजीकरण क्या होता है। सामाजीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक प्राणी शास्त्रीय जीव जो है सामाजिक प्राणी में बदल जाता है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो वो जानवर के समान होता है, वो एक मांस का टुकड़ा मात्र है, उसको कुछ नहीं मालूम होता कि कैसे समाज में चलना है, कैसे व्यवहार करना है, कुछ भी नहीं मालूम होता। वो समाज में रह करके चीजों को सीखता है कि मुझे ऐसे व्यवहार करना है, समाज के हिसाब से ऐसे चलना है, तब जाके वो सामाजिक प्राणी बनता है। ठीक है, बिना सामाजिक प्राणी बने जो है वो एक जानवर की भांति है। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, अमेरिका में एक 3-4 साल की बच्ची थी, उसको भेड़िए के गुफा में छोड़ दिया गया। वो जब 18 साल 20 साल की हुई तो उसको उस भेड़िए के गुफा से जब निकाला गया तो देखा गया कि उसमें कोई मानवीय गुण तो थे ही नहीं, वो बिल्कुल जानवर की तरह ही चलता था, वही भेड़िए की तरह सूंघ के खाता था, वही भेड़िए की तरह गुर्राता था, गुर्राती थी, मतलब तो इस टाइप का होता है। जब आदमी जो समाज के संपर्क में आता है तो समाज की चीजों को सीखता है, तब उसका सामाजिकरण होता है। यही जो सीखने की प्रक्रिया है, इसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिकरण कहते हैं। ठीक है, मतलब समाज की चीजों को सीखना ही और सामाजिक प्राणी बनना ही सामाजिकरण की प्रक्रिया कहलाती है ना। जो प्राणी शास्त्रीय जीव है उसका सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया ही सामाजिकरण कहलाती है। तो पुनर्सामाजिकरण क्या होता है, अब सामाजिकरण तो हम समझ गए, तो पुनर्सामाजिकरण क्या है। क्या होता है कि कभी कभी हम कुछ समाज के जो विघटित करने वाली चीजें हैं उनको भी सीख जाते हैं, है ना, जैसे अपराध है ना, चोरी है, मतलब समाज जिसको अलाउ नहीं करता है, परमिशन नहीं देता है, ऐसी चीजों को भी सीख जाते हैं। तब उस स्थिति में क्या होता है, हमें पुनर्सामाजिकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे व्यक्ति अपराधी बन गया, अपराध कर दिया, उसने गलत काम को सीख गया और अपराध कर दिया, तब उसके लिए क्या होगा, पुनर्सामाजिकरण करने के लिए जेल जैसी संस्था बनाई गई है। जेल में वो जाएगा, अपनी गलतियों को सीखेगा कि हाँ मैंने अपराध किया और ये समाज के लिए गलत था, तब जाके वो व्यक्ति जो है सही व्यक्ति बन सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि बच्चा जैसे है तो उल्टे पुल्टे व्यवहार को सीख लेता है। ठीक है, तो महाविद्यालय में जब वो जाता है तो महाविद्यालय में क्या है, वो अनुशासन को सीखता है, स्टूडेंट के मतलब टीचर का रिस्पेक्ट करना सीखता है ना, माँ बाप का रिस्पेक्ट करना ये सिखाया जाता है ना, कैसे नियमों का पालन करना ये सिखाया जाता है। तो अगर वो गलत नियम सीख गया, गलत व्यवहार सीख गया, तो यहाँ आके क्या होता है, उसका पुनर्सामाजिकरण होता है, दोबारा सामाजिकरण होता है उसका। ठीक है, रिसोशलाइजेशन होता है। उसका सेना है, तो सेना भी पुनर्सामाजिकरण का कार्य करती है। ठीक है, क्या होता है, व्यक्ति जो है स्टूडेंट लाइफ में हो सकता है कुछ उदंड टाइप का क्या बोलते हैं व्यवहार करता हो, लेकिन जब सेना में हो जाता है तो सेना में जो स्ट्रिक्ट नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको जब फॉलो करता है तो वो क्या है, एकदम सभ्य और डिसिप्लिन आदमी बन जाता है। ठीक है, तो सेना भी वो काम करती है, आश्रम भी वो काम करती है, जो आश्रम होता है वो भी वही काम करती है, और पागल खाना भी वही काम करती है।
व्यक्ति जो है मानसिक रूप से अगर बीमार हो जाए, उल्टे पुल्टे व्यवहार करने लग जाए, तो पागल खाना में भी वो जाके सही हो जाता है। ठीक है, तो ये संस्थाएं क्या है, ये इनको जो है, ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 जो संस्था है, इसको गॉफमैन ने पूर्ण संस्था का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पूर्ण संस्था जो अवधारणा है वो गॉफमैन ने दिया है, जहां पूर्ण संस्था क्या है, जहां व्यक्ति का पुनर्सामाजिकरण होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए मैकाइवर पेज का एक प्रसिद्ध कथन है, इसमें उन्होंने कहा है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। बिल्कुल सही, जैसा मैं बता चुका हूं कि हम समिति के सदस्य हो सकते हैं, संस्था के नहीं। संस्था के क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि संस्था जो है नियम और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है, तो हम उसके सदस्य नहीं हो सकते। हम व्यक्तियों के समूह के रूप में समिति के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कहा है किसने, मैकाइवर पेज ने। और स्पेंसर की एक पुस्तक है जिसका नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल। स्पेंसर की एक पुस्तक है जिसका नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसमें उन्होंने संस्था शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। जो संस्था हमारा शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग उन्होंने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में किया, स्पेंसर ने। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर आगे हम देखते हैं, कुछ अंतर देखेंगे। तो सबसे पहला है समिति और संस्था में क्या अंतर होता है ना। समिति और संस्था में अंतर को देखते हैं। ठीक है, आप लोग पुस्तक से देख लीजिएगा, मैं आगे पढ़ते जा रहा हूं। तो देखिए, समिति का तात्पर्य मानव समूह से है, इससे सदस्यता का बोध होता है। मतलब कि मेंबरशिप का जो है, मेंबरशिप की ओर इंडिकेट करता है क्या, समिति। समिति जो है व्यक्तियों का समूह, इससे सदस्यता का बोध होता है। जबकि संस्था नियमों और कार्य प्रणालियों का संकलन है, और इससे पद्धति का बोध होता है ना, प्रोसीजर का बोध होता है। ठीक है, कि पद्धति कैसी है, वो है नियम और कार्य प्रणाली की व्यवस्था है। समिति क्या है, मूर्त है, जबकि संस्था जो है अमूर्त है। ठीक है, समिति मूर्त है और संस्था अमूर्त है। ठीक है, आगे देखते हैं। समिति का जन्म मनुष्यों द्वारा होता है, मतलब समिति को जो है व्यक्ति बनाते हैं, जबकि जो है संस्था का विकास धीरे धीरे होता है। मैं बता चुका हूं कि कैसे एक विचार आएगा और धीरे धीरे बहुत लंबे समय बाद जो है संस्था जो है अपने आप कन्वर्ट होती जाती है। ठीक है, लेकिन समिति को क्या है, व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है। समिति की प्रकृति अस्थायी होती है, जबकि संस्था स्थायी होती है। मैं बता चुका हूं, समिति कभी भी भंग हो सकता है, तो वो अस्थायी होती है, संस्था जो है स्थायी होती है। समिति जो है पारस्परिक सहयोग से चलता है, यहां पे सहयोग जरूरी है। ठीक है, जबकि संस्था जो है मनुष्यों की क्रियाओं पर निर्भर करता है, कि मनुष्य जैसे जैसे क्रिया करेगा वैसे वैसे संस्था का निर्माण होगा। भाई बोलते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो जैसी जैसी आवश्यकता होती है वैसे वैसे संस्था का निर्माण होता है। तो वह मनुष्य जैसे जैसे क्रिया करेगा उस हिसाब से संस्था का निर्माण होगा। ठीक है, प्रत्येक समिति जो है वो एक नाम से जानी जाती है। प्रत्येक समिति का क्या होता है, नाम होता है। ठीक है, जैसे कि दुर्गा उत्सव समिति है ना, गणेश उत्सव समिति, तो ये इनका नाम होगा। लेकिन संस्था क्या होती है, संस्था एक प्रतीक चिन्ह से जाना जाएगा, प्रतीक चिन्ह होगा। ठीक है, प्रतीक चिन्ह होता है। ठीक है, हर संस्था का एक सिंबल होता है। ठीक है, नियम पालन के संदर्भ में क्या होता है, समिति में उतना ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, बहुत ज्यादा कठोर नियम लागू नहीं किए जाते कि आपको एकदम पालन करना ही करना है, थोड़ा बहुत मिस्टेक कर दोगे तो चल जाएगा। लेकिन संस्था जो है वो नियम पालन के संदर्भ में एकदम अनिवार्यता पाई जाती है, आपको नियम का पालन करना ही करना है। ठीक है, हम जो है समितियों के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं होते, ये जान चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो है समिति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्था का निर्माण करती है। जो समिति होती है वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्था बनाती है, लेकिन जो संस्था जो है वो समिति नहीं बनाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। समिति का कोई निश्चित ढांचा नहीं होता है। ठीक है, समिति का एकदम कोई फिक्स ढांचा नहीं होगा कि इतने सदस्य होंगे, इतना उतार चढ़ाव हो सकता है। लेकिन संस्था का एक निश्चित ढांचा पाया जाएगा, नियम और कार्य प्रणालियों का एक निश्चित क्रम पाया जाएगा कि इन नियमों से चीजों को फॉलो करना है। ठीक है, समितियां प्रगतिशील व परिवर्तन में सहायक होती हैं। समितियां जो है प्रगतिशील और परिवर्तन में सहायक होती हैं, जबकि संस्थाएं जो है प्रथाओं पर आधारित होती है, इसलिए इसकी प्रकृति रूढ़िवादी होती है। तो ये हो गया किसमें, समिति और संस्था में अंतर। अब देखते हैं समाज और समिति में क्या अंतर है। समाज और
समिति। तो देखिए, आपको प्रश्न की प्रकृति के हिसाब से उत्तर देना है, ये कोई भी अंतर पूछ सकता है। आप अगर कॉन्सेप्ट को समझ लिए रहेंगे तो आपको अंतर बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। आपको कॉन्सेप्ट को समझना, मैं समाज ही पढ़ा चुका हूँ, समिति भी पढ़ा चुका हूँ। तो अभी अपन समाज और समिति में देखते हैं अंतर। तो समाज क्या है? समाज व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था को हम कहते हैं। जो सामाजिक संबंध पाए जाते हैं व्यक्तियों के बीच में, जैसे मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ कि समाज जो है सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। लेकिन समिति क्या है? किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए व्यक्तियों का एक समूह है। ठीक है, व्यक्तियों का जो समूह है उसको हम समिति कहते हैं। सामाजिक संबंधों का जाल होने के कारण समाज जो है अमूर्त होती है, ये अमूर्त होती है। ठीक है, अमूर्त है। लेकिन समिति क्या होती है? वो मूर्त होती है। मैं बता चुका हूं, जैसे पे यहाँ पर भी है ना। तो समिति क्या है? हम समिति को देख सकते हैं लेकिन समाज को हम नहीं देख सकते। ठीक है, समाज की प्रकृति स्थायी होती है और समिति की प्रकृति अस्थायी होती है, मैं बता चुका हूं। ठीक है, समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाया जाता है, लेकिन समिति में केवल और केवल सहयोग ही पाया जाएगा। अगर उसमें संघर्ष पाया जाएगा तो समिति भंग हो जाएगी। ठीक है, समिति नहीं टिक पाएगी। तो उसमें जो है क्या पाया जाता है? केवल और केवल सहयोग पाया जाता है, लेकिन समाज में दोनों पाया जाता है। देखे होगे ना, समाज में लड़ाई झगड़ा भी होता है, कहीं पे सहयोग करके काम भी होता है। लेकिन समिति में देखे हो क्या? लड़ाई झगड़ा होते हुए चल जाए काम, है ना। लड़ाई झगड़ा होगा तो तुरंत समिति भंग हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। समाज की सदस्यता ऐच्छिक न होकर अनिवार्य होती है ना। आप समाज में पैदा होगे मतलब समाज के सदस्य हो गए, लेकिन समिति की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती, उसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है, मैं समिति में बता चुका हूं। समाज में संगठन और विघटन दोनों पाया जाता है, लेकिन समिति में केवल संगठन पाया जाता है। विघटन पाया जाएगा तो समिति खत्म हो जाएगा, है ना। अलगाव आदि चीजें पाई जाएंगी तो खत्म हो जाएगा समिति। समाज का विकास होता है, जबकि समिति का निर्माण जो है जानबूझकर किया जाता है। ठीक है, विचार पूर्वक जानबूझकर किया जाता है। समाज में समानता तथा भिन्नता दोनों पाई जाती है, लेकिन समिति में केवल और केवल समानता पाई जाएगी। ठीक है, समानता मतलब कि कार्यों में समानता पाई जाती है, क्योंकि जैसे दुर्गा उत्सव समिति है तो सबके कार्य में समानता, सब लोग उसी दिशा में ही आगे बढ़ेंगे कि हाँ हमको दुर्गा का उत्सव मनाना है, तभी वो बढ़ पाएगा। कुछ लोग अगर बोलेंगे नहीं हम दुर्गा का उत्सव नहीं, गणेश जी का उत्सव मनाएंगे, तो खत्म हो जाएगा समिति, है ना। या कुछ इच्छा नहीं रखेंगे। लेकिन समाज में तो दोनों पाया जाता है, समानता और भिन्नता दोनों पाई जाती है। कुछ लोग समान रूप से काम करते हैं, कुछ लोग भिन्न रूप से काम करते हैं। ठीक है, समाज जो है स्वयं साध्य होती है। समाज जो है स्वयं साध्य होती है, मतलब समाज स्वयं अपने आप में लक्ष्य है। ठीक है, एक समाज व्यवस्थित रूप से चल पाना वो अपने आप में एक लक्ष्य है। लेकिन समिति क्या होती है? साधन होती है। ठीक है, समिति जो है क्या होती है? साधन होती है, मतलब ये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साधन मात्र है। ठीक है, एक माध्यम है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं समिति और समुदाय में अंतर। समिति और समुदाय भी है। ठीक है, तो समिति हो गया और समुदाय। समिति और समुदाय में अंतर देखते हैं। ठीक है, तो समिति के लिए एक निश्चित भूभाग का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह के उस समिति का सदस्य बन सकता है ना। मैं यहाँ बैठे बैठे दिल्ली का में किसी समिति का सदस्य हो सकता हूँ। लेकिन समुदाय के लिए क्या होता है? एक निश्चित भूभाग होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बताया ना, भाटापारा एक समुदाय है, तो भाटापारा का एक निश्चित एरिया है, फिक्स जियोग्राफिकल एरिया है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, तो समुदाय के लिए आवश्यक है। समिति की स्थापना क्या होती है? विचार पूर्वक होती है, जबकि समुदाय जो है अपने आप स्थापित होती है, स्वतः विकसित होता है, उसका विकास होता है। जैसे समाज का होता है वैसे ही इसका भी विकास स्वतः होता है। एक निश्चित उद्देश्य होने के कारण क्या है? समिति एक छोटी इकाई है, क्योंकि समिति का क्या होता है? एक निश्चित उद्देश्य होता है, जबकि समुदाय का जो है बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, केवल एक उद्देश्य नहीं होता। तो ये एक बड़ी इकाई है। ठीक है, समिति के उद्देश्य पूर्व निश्चित होते हैं, पहले से ही डिसाइड होता है कि समिति का क्या उद्देश्य है। जैसे समिति बनी दुर्गा उत्सव समिति, तो उसका फिक्स जो है उद्देश्य है कि दुर्गा का उत्सव मनाना है। लेकिन समुदाय सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं और समय समय पर उसके उद्देश्य बढ़ सकते हैं। व्यक्ति एक समय में कई समितियों के सदस्य हो सकता है। व्यक्ति जो है एक समय में कई समितियों के सदस्य हो सकता है। जैसे दुर्गा उत्सव समिति का भी सदस्य हो गया, महाविद्यालय के कमेटी का भी सदस्य हो गया, खेलकूद समिति का भी अध्यक्ष सदस्य हो सकता है। लेकिन
समुदाय में ऐसा संभव नहीं है। समुदाय में व्यक्ति जो है एक समय में एक ही सदस्य हो सकते हैं। अब समिति की जो प्रकृति है वो अस्थायी होती है, जबकि समुदाय जो है स्थायी होता है। तो ये अंतर हो गया। सब मिलता जुलता है, सब आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आप खुद ही अंतर बना लोगे। समिति के लिए सामुदायिक भावना का होना आवश्यक नहीं है ना। समुदाय के लिए जो भावना होती है वो समिति के लिए आवश्यक नहीं है, जबकि समुदाय के लिए आवश्यक है। मैं बता चुका हूँ सामुदायिक भावना क्या है। समितियां साधन होती है, जबकि समुदाय स्वयं साध्य होता है। ठीक है। समिति में संगठन आवश्यक है, जबकि समुदाय में संगठन और विघटन दोनों पाया जाता है। ठीक है। तो ये अंतर हो गया। तो अंतर को आपको अच्छे से समझ लेना है। आप कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो अंतर को भी समझ लोगे। ठीक है। तो ये आपका संस्था और ये पूरा पार्ट खत्म होता है। अब नेक्स्ट मिलते हैं अन्य सामाजिक विज्ञानों से समाजशास्त्र का संबंध में मिलेंगे। ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।